नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूँ कि माउंट एवरेस्ट के करीब यानी तिब्बत के इलाके में ज़लज़ले का शदीद झटका महसूस किया गया और जिसके नतीजे में तकरीबन 110 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो बहरहाल ये ज़लज़ले का जो झटका था बड़ा शदीद झटका था और ज़लज़ले पैमा पर जिसकी शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर माबाद 2 ज़लज़ले के झटके वहाँ पर महसूस किए गए जिनकी शिद्दत 4.7 और 4.9 महसूस की गई है। और ये भी कहा जा रहा है, ख़ासतौर पर जिन्वा जो एजेंसी है, चीनी खबर रसां एजेंसी है, उसके हवाले से ये बताया गया है कि खुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के 3 रियासतों यानी आसाम, बिहार और मगरबी बंगाल में भी इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। तो बहरहाल ये वाक़या आप देखेंगे आज सुबह तकरीबन 6:35 पर पेश आया और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS के मुताबिक इस ज़लज़ले के नतीजे में हिंदुस्तान भी शदीद मुतासिर हो जाता, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि हिंदुस्तान में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ तक तिब्बत का सवाल है, तिब्बत की एक काउंटी है टिंगरी, ये एक सयाहती मुकाम है, वहाँ पर ये ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। और फिर आप देखेंगे कि नेपाल में भी इसके असरात महसूस किए गए। तो बहरहाल ये पहली खबर है हमारे पास। लेकिन जहाँ तक HMPV यानी ह्यूमन मेटा निमोनियो जो वायरस आया है, जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में कल तक 3 केसेस मंजर-ए-आम पर आ चुके थे इस वायरस से मुतासिर होने के। अब कहा जा रहा है कि 8 बच्चे इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। कर्नाटक में तो 2 बच्चे मुतासिर हुए थे, चेन्नई में 2, फिर मगरबी बंगाल महाराष्ट्र में 2 और गुजरात में 1। अब मगरबी बंगाल में कहा जा रहा है कि 1 बच्चा मुतासिर हुआ है। जुमला 8 बच्चे मुतासिर हुए हैं इससे। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे पास एक और ख़बर है जो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि KTR जो KCR के फर्जंद है, उन्होंने एक अपील दायर की थी कि ACB को पूछताछ से रोका जाए, यानी तेलंगाना हाई कोर्ट में, और जो FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई है उसे कालेदम करार दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को यानी KTR की दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया है या मुस्तरद कर दिया है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का सवाल है, इंटरनेशनल लेवल पर अमरीकी जो सदर मुंतखब हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में कहा जाता है वो अजीब गरीब बातें करते हैं और अजीब गरीब इक़दाम करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि मैं इसराइल के साथ हूँ और अमन के भी साथ हूँ। तो इसका मतलब यह है इसराइल जहाँ होता है वहाँ अमन नहीं होता बल्कि तशद्दुद होता है, वहाँ नाइंसाफ़ी होता है और होती है, जुल्म जबर होता है और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरे हलफ लेने तक यानी सदर की हैसियत से हलफ लेने तक जो मकबिया इसराइली हैं उन्हें रिहा कर देना चाहिए। शर्म की बात यह है कि हर रोज़ 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं, जाम शहादत नोच कर रहे हैं, इसराइली दरिंदगी के शिकार हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने एक लफ्ज़ भी इन शोहदा के बारे में नहीं कहा, जो मैं समझता हूँ कि इंसानियत के लिए एक धब्बा है, इंसानियत के लिए एक दाग है और इंतहाई शर्मनाक यानी ये रुझान है। आप इसराइल जो कातिल है, कत्लेआम में मुलविस है, नस्ली तत्हीर कर रहा है और नस्ली सफाया कर रहा है, उसकी तायद में आप बात करते हैं। लेकिन रोज़ ये 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप को कुछ कहना की रहमत नहीं करते डोनाल्ड ट्रंप। तो बहरहाल ये खबरें हमारे पास हैं। लेकिन पहली खबर कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि ज़लज़ले के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। तो हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं सज्जा साहब कि हिंदुस्तान में क्या उसके नुकसानात हुए हैं। देखिए, यकीनन ये ज़लज़ला जो है बहुत तशवीशनाक है। आज सुबह जो ज़लज़ला आया है तिब्बत में, जिसका मरकज़ हिमालय के दामन में था, तिब्बत के जो है सियाहती मकाम पे जो है इसका मरकज़ था और जो है ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 थी, जिसके नतीजे में दर्जनों इमारतें जो है तबाह हुई हैं, सैकड़ों अमवात की खबरें आ रही हैं।
सुबह जब ज़लज़ले का जो है पहली खबर आई थी तो कहा गया था कि 32 लोग मरे हैं, लेकिन जैसे जैसे मलबों से नाशें निकल रही हैं, मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 105 से ज़्यादा नाशें निकाली जा चुकी हैं और जो राहतकारी जो हुक्काम है, मतलब वर्कर्स हैं, उनका एक कहना है कि बहुत बड़ा इलाका जो है मलबे के ढेर में बदला हुआ है। लाशों की बड़ी तादाद जो है वहाँ से निकल रही है, जिससे मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। सैकड़ों लोग ज़ख्मी भी हैं जिनको जो है इलाज के लिए इमरजेंसी खिदमत फराहम की जा रही हैं। चूँकि तिब्बत जो है चीन के ज़ेर इंतज़ाम आता है, तो चीन ने अपनी जो है राहतकारी टीमें भेज दी हैं वहाँ पे। चीन ने कहा है कि चीन की हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी तिब्बत में जो है राहतकारी के लिए। तो ये तो हुई तिब्बत की बात, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान में क्या इसके असरात हुए हैं, तो हिंदुस्तान में चूँकि ज़लज़ले की शिद्दत बहुत शदीद थी, 7.1 बहुत बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला कहलाता है, तो 7.1 की शिद्दत थी सिस्मोग्राफ पे। जी। तो इसके असर होने ही थे, चूँकि हिंदुस्तान नेपाल तिब्बत जो है एक ही पट्टी पे वाक़ है हिमालय की, तो इसके असरात बिहार से लेके नेपाल से लेके बिहार से लेके दिल्ली तक महसूस किए गए। बिहार से खबरें आ रही हैं कि वहाँ लोगों ने जो है अपने घरों में जो है पंखे हिलते देखे, झूमर हिलते देखे। तो मतलब एक यहाँ हल्का सा इर्तियाश हुआ है, लेकिन जाने नुकसान या इमारतों के टूटने फूटने की कोई खबर नहीं है। तो राहत की बात यह है, देखिए कहा जा रहा है कि दिल्ली भी इस ज़लज़ले की जद में आ सकता था, लेकिन राहत की बात ये हुई चूँकि ज़लज़ले का जो मबदा हम देख रहे हैं उसकी जो गहराई थी वो 28 किलोमीटर ज़र ज़मीन थी, ज़मीन के नीचे 28 किलोमीटर, मतलब ये कि बहुत गहराई में जो है ये ज़लज़ला आया था, बहुत गहराई में आया था, जिसकी वजह से जो है दिल्ली और बिहार जो है इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं। तो बहरहाल जो है ये राहत की बात ये है कि इस ज़लज़ले से यहाँ पे हालात जो है ख़राब नहीं हुए, बल्कि महज जो है दरा से जो है झटके लगे और ख़त्म हो गया मामला। लेकिन हमने जो देखा है कि तिब्बत में बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। राहतकारी जो है जारी है वहाँ पे, तो यकीन है कि जो है राहत के फौरी राहत पहुँचाई जाएगी और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके भी इलाज जो है जाएंगे। हिंदुस्तान ने भी जो है गम का इजहार किया है और मदद की पेशकश की है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक तिब्बत का सवाल है, तिब्बत जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है कि चीन के कब्ज़े में है। दलाई लामा यानी जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो तिब्बती बाशिंदे हैं ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पनाह लिए हुए हैं और आलमी सतह पर भी वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए यानी तिब्बत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन तिब्बत हिंदुस्तान के दावे को और जो दलाई लामा हैं उनके दावों को मुस्तरद करता है, उन्हें कबूल नहीं करता। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि यानी हमारे पास यानी हिंदुस्तान में तिब्बत की जिला वतन हुकूमत भी काम कर रही है। तो बहरहाल नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जो कुछ आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसमें यही बताया गया है कि ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 थी। 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला अगर कहीं आता है तो तबाही यकीनी हो जाती है। अब ये कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं, वो दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। अब देखना यह है कि आदाद-ओ-शुमार में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि खदशात तो पैदा होते हैं कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। तो बहरहाल टिंगरी काउंटी जो है ये एक सयाहती इलाका है, ज़लज़ले का जो मबदा है वहाँ पर था, मरकज़ वहाँ पर था और ये एक सयाहती मुकाम है, मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ आते हैं। तो बहरहाल ये तो एक अफसोसनाक खबर है। और दूसरी तरफ हम आपको लिए चलते हैं, ये खौफ या दहशत पैदा करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने और हुकूमत हिंद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हिंदुस्तानियों को HMPV जो वायरस है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कोई मोहलिक यानी डेडली वायरस नहीं होता है। हाँ, इससे जो मुतासिर होते हैं वो बच्चे मुतासिर होते हैं, यानी बहुत ही शीरखार बच्चे जो होते हैं वो मुतासिर होते हैं, 3 माह 6 माह 8 माह। लेकिन जो खबरें आ रही है महाराष्ट्र में यानी नागपुर में जो बच्चे मुतासिर हुए हैं उनकी उम्र ये बताई गई है कि 7 साल और 13
साल की उम्रें भी है। तो बहरहाल ये मौसम जब सर्द होता है तो इस तरह के वायरस मंजर आम पर आते हैं। और आपको ये बता दूं कि अब तक यानी 2 दिन के दौरान ये देखा गया है कि 8 बच्चे इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेंगलुरु में 2, अहमदाबाद यानी गुजरात में 1, माबाकी के केसेस जो हैं महाराष्ट्र और तमिलनाडु से मंजर आम पर आए हैं। पांचवा जो वाक़या है तमिलनाडु के चेन्नई और सेलम डिस्ट्रिक्ट में पता चला है, जबकि महाराष्ट्र नागपुर के 2 बच्चे भी HMV पॉजिटिव उनके टेस्ट रहे हैं। और सजा साहब आप देखेंगे कि जो टेस्ट होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR टेस्ट के जरिए इस बात का पता चला जा रहा है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। जी बिल्कुल। देखिए तशवीश की बात यह है जी कि गुज़िश्ता रोज़ बेंगलुरु में एक बच्चे के मुतासर होने की खबर आई थी, 3 महीने के एक बच्चे के मुतासर। उसके फौरी बाद दूसरी खबर आती है कि 8 साल का एक बच्चा भी जो है मुतासर हुआ है, इस HMPV वायरस से मुतासर हुआ है। 2 खबरें आ गई। उसके बाद आज हम जब सुबह का अखबार पढ़ते हैं और जो है खबरें देखते हैं तो हमें इस बात की इत्तला मिलती है कि एक कोलकाता में भी जो है एक मरीज़ इसका पाया गया है। नागपुर में 2 मरीज़ इसके बच्चे, सिर्फ बच्चे ही जो है अभी तक मुतासर हुए हैं। नागपुर में 2 बच्चे जो है मुतासर हुए हैं, कोलकाता में 1 बच्चा मुतासर हुआ है और गुजरात में भी 2 बच्चे मुतासर हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बेंगलुरु से इंकशाफ होता है और फिर हम देखते हैं कि बेंगलुरु से नागपुर में, फिर जो है गुजरात में, फिर कोलकाता में, मगरबी बंगाल में 4 रियासतों में फैल चुका है। देखिए गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा में खबरदार किया गया था कि सूरत हाल कोरोना जैसी हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ये तो कहा था कि ये मुहल्लिक नहीं है, इसका इलाज ये 6 दिनों में सिम्टम आते हैं, निमोनिया, बुखार, खांसी और जो है सांस लेने में दिक्कत और जो है सर्दी, ज़ुकाम, इस तरह का जो है इसका सिम्टम्स हैं इसके, ये 6 दिन में चला जाता है। लेकिन बाद जो है जरासीम शिद्दत अगर इख्तियार करेंगे, हमला शदीद होगा तो सांस की जो है मसला पैदा करेंगे। सांस का मतलब आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आएगी, फेफड़ों पे अटैक करेंगे, दूसरे मानों में हम कह सकते हैं। तो ये कहा गया कि शीरखार बच्चे जिनका मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम की हम बात करें, या फिर वो लोग जो 70 साल 80 साल के जो है बूढ़े लोग हैं जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, उन पे ये वायरस ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि ये वायरस बहुत पावरफुल, ताकतवर नहीं है। ये अटैक कर सकता है, लेकिन फिर भी इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये जानलेवा नहीं है, इससे जो है जान जाने के खदशात तो नहीं हैं, लेकिन इस वायरस के तेज़ी से फैलने पे अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश ज़ाहिर की थी। कहा था कि तेज़ी से फैल रहा है और ये जो है, अब देखिए यहाँ 2 बातें हैं। इस वायरस का अभी तक कोई जो है वैक्सीन नहीं बना है। हालांकि कहा गया कि पहली बार 2001 में इस वायरस का इंकशाफ हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इसकी कोई दवाई भी नहीं बनी है। अब उनका ये कहना है कि फ़िलहाल जो लोग, मतलब जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, वो या तो बुखार, खांसी बुखार, निमोनिया, सर्दी की जो है दवाइयाँ दे रहे हैं, या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ताकत के इंजेक्शन दे रहे हैं, यानी सेम कोरोना की तरह का, बिल्कुल कोरोना की तरह। तो बहरहाल सज्जद साहब आपने कहा है कि 2001 में इसकी आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन 1958 से ये मौजूद है वायरस। और आपको ये बता दूं रेस्पिरेटरी वायरस है, इसके जो मुतासिर होते हैं बच्चे होते हैं, और बच्चे जो शीरखार बच्चे होते हैं, नौमौलूद जो होते हैं, और यहाँ तक कि आप देखेंगे 13 साल के बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो इसकी वजह ये होती है कि यानी जो अलामतें ज़ाहिर की गई हैं उसमें एक अलामत ये है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वैसे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे कोई अब तक तो अमवात की कोई इत्तला नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बआसानी इस पर काबू भी पा लिया जा सकता है। और हुकूमत हिंद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आवाम को डरने या खौफ में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इसका इलाज मौजूद है और ये वायरस मोहलिक नहीं है, डेडली वायरस नहीं है, इस तरह की बात हुकूमत हिंद ने कही है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि दारुल हुकूमत दिल्ली, आप अंदाज़ा कीजिए कि अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि दिल्ली पर कौन करेगा कब्जा, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आपने देखा कि मनीष सिसोदिया, फिर सत्येंद्र जैन, फिर आप देखेंगे कि और संजय सिंह जैसे शख्सियतों को, यानी आम आदमी के बुलंद कामत लीडरों को गिरफ्तार किया गया, जेलों में ठोंसा गया और डराया गया, धमकाया गया। और किसने डराया, क्यों धमकाया, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि बीजेपी किसी न किसी तरह दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह पिछले इंतखाबात में उसे शर्मनाक शिकस्त हुई है और कहा जा रहा था कि इन लीडरों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद भी तारीख की बदतरीन शिकस्त का सामना बीजेपी को एक नहीं बल्कि 2 मरतबा दिल्ली में करना पड़ा। तो बहरहाल अब के इंतखाबात में ऐसा लगता है कि बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरह का मुजाहरा कर चुकी है, वो मुजाहरा दिल्ली में कर सकती है, ये कहा जा रहा है। लेकिन अपोजिशन इल्ज़ाम आयद कर रही है कि बीजेपी कहीं पर भी बदउनवानी का इर्तिकाब कर सकती है, और बीजेपी तनहा मुकाबला नहीं लड़ती है। अपोजिशन के मुताबिक उसके साथ ईडी भी लड़ती है मुकाबला अपोजिशन के साथ खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन भी उसके खिलाफ यानी इंतखाबात में हिस्सा लेता है। इसी तरह कई मरकजी एजेंसियां हैं जो बीजेपी या एनडीए का हिस्सा बनकर अपोजिशन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो बहरहाल एक तंज होता है, हम तो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। तो बहरहाल अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐलान कर दिया है कि 5 फरवरी को दिल्ली में रायदही होगी और फिर 8 फरवरी को नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे कि किस तरह गंदी बातें, गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल दिल्ली में हो रहा है, और जिस तरह बकवास करने के लिए बिधोरी मशहूर है, बदनाम है, उसी बिधोरी ने आतिशी के बाप के पर कौन बाप है उस पर सवाल उठा दिया है। आप अंदाजा कीजिए कि आज अगर बिधोरी ये सवाल कर रहे हैं कि आतिशी के बाप बदल गए हैं, तो जवाब में उनसे भी ये कहा जा सकता है, यही बात कही जा सकती है, जब वो क्या जवाब देंगे ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल बिधोरी बकवास के लिए मशहूर है। उन्होंने कटवा की बात की थी, तो फिर उसके बाद उन लोगों ने उन्हें अनकट कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। बिधोरी अगर गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बहुत ही प्यारी जबान से जवाब देना चाहिए। बहरहाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली आतिशी रोने लगी, और फिर आपने देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने सेक्सी रिमार्क्स किए थे। और मैं समझता हूं कि अगर बेटी वाला कोई शख्स होता है तो ऐसी बात नहीं कर सकता सजा साहब। ये बिल्कुल देखिए, अब आशी के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं जी, उन पे इन्होंने इतना घटिया रिमार्क किया जी जी, एक ऐसे वक्त जबकि प्रियंका गांधी के रिमार्क की गूंज अभी चल रही है, और पूरी जो है अपोजिशन और पूरी जो है सियासी जमातों ने एक आवाज़ उनके इस रिमार्क की मजम्मत की है और कहा है कि ये इंतहाई घटिया सोच के लोग इस तरह की जो है बातें कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने रिमार्क किया था जो है प्रियंका गांधी पे। तो उसके बाद जब मामला जो है गर्मा गया था तो बिधोरी ने माफ़ी मांगी थी कि मेरा मकसद वो नहीं था, अगर किसी की जो है जज्बात मजरूह हुए हैं, किसी को गलत लगा, मतलब माफ़ी मांगने में भी डिप्लोमेसी कि अगर किसी को गलत लगा है या कोई जो है बुरा मानता है मेरी बात का तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हो गई ये बात, ये कल की बात है। एक जानिब माफ़ी मांगते हैं, दूसरी जानिब फिर आतिशी पे सवाल उठा दिया उन्होंने, दिल्ली की खातून चीफ मिनिस्टर पे फिर सवाल उठा दिए। अब आतिशी जो है उनके इस रिमार्क से दिल बर्दाश्ता हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तो फिर इसके बाद आज फिर एक नया बयान आता है बिधोरी का, और इस बयान में बिधोरी क्या कहते हैं, ये घड़ियाल के आंसू हैं, ये मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू हैं। बिधोरी का आज का जो बयान आया है उसमें साफ तौर पे बिधोरी जो है कह रहे हैं कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, ये दिखावे के आंसू हैं, ये जो है कुछ नहीं है, ये हम दिल्ली पे हम इक़्तिदार में आएंगे, हम दिल्ली पे कब्ज़ा करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की जो है सतही बातें। देखिए, जब बिधोरी ने पार्लियामेंट में कुंवर दानिश के जो है ऊपर रिमार्क किए थे, उन्हें कटवा करार दिया था, उन्हें जो है उग्रवादी करार दिया था, कटमुल्ला कहा था उन्होंने, ए मुल्ला, बहरहाल जिस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की थी, तो उसके बाद बीजेपी ने उन्हें एमपी का टिकट नहीं दिया था। फिर उसके बाद मगर फिर भी बीजेपी मोदी आला क़यादत ऐसा मालूम होता है कि बिधोरी पे मेहरबान है
कि बिधोरी को उसने जो है दिल्ली में आरसी के खिलाफ जो है कालकाजी हल्के असेंबली में कालकाजी हल्के असेंबली से आरसी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। और मैदान में उतरते ही फिर वही जुबान चलने लगी है, घटिया जुबान, घटिया सोच। अब तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के सारे लीडरों की सोच यही है। ये इंतहाई घटिया सोच, सताई जो है सोच है। जिस तरह की ज़ुबान जो है बिदौरी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहरहाल आज फिर बिदौरी ने कहा कि वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो दिखावे के आंसू हैं। मतलब ये कि उन्हें अपने इन घटिया रिमार्क्स पे कोई अफसोस नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई नदामत नहीं है। ये सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कंवर के खिलाफ बीएसपी के जो रुकने पार्लियामेंट थे, तो उनके खिलाफ जिस अंदाज में बिधोरी ने बकवास की थी, और आपने देखा कि किस तरह इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया था, किस तरह उनके मज़हब को लेकर गालियाँ दी थी, और उसके बावजूद जो पार्लियामेंट को कहा जाता है जमहूरियत का मंदिर है, उसके स्पीकर ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें सिर्फ वार्निंग देकर आइंदा से ऐसा नहीं करना कहकर छोड़ दिया। यकीन मानिए, अगर उस शख्स की ये जो रुकनियत है अगर वो मुअत्तल कर दी जाती तो बहुत गैर मामूली बात होती, और हिंदुस्तान की तारीख में अच्छा बीजेपी के बारे में लिखा जाता। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम चलते हैं, उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि वो अजीब व गरीब हरकतें करते रहते हैं। उसी तरह आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में अजीब व गरीब वाक़यात भी पेश आते हैं, और ऐसा ही वाक़या उत्तर प्रदेश में पेश आया है, और इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर ख़ास तवज्जो दी है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं, जो वाक़या पेश आया है उत्तर प्रदेश में, एक खातून ने, यानी 36 साल उसकी उम्र है और राजेश्वरी उसका नाम है, और उसके बाद आपको बता दूं कि वो 6 बच्चों की माँ है। तो बहरहाल वो 6 बच्चों की माँ अपने 6 बच्चों को और अपने शौहर को छोड़कर एक भिखारी के साथ भाग जाती है, और उसका शौहर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। राजू है उसके शौहर का नाम, और राजू ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि 36 साल उसकी जो बीवी है राजेश्वरी, वो एक भिखारी के साथ जिसका नाम नन्ना पंडित है भाग गई है। और राजू ये भी कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक भैंस बेचकर पैसे जमा किए थे, वो पैसे भी लेकर रफू चक्कर हो गई है, और उसने पुलिस में दरखास्त दी है कि उसकी बीवी को तलाश करके पकड़ा जाए। तो बहरहाल अब नन्ना राज पंडित जो है भिखारी यानी गदागर, और राजेश्वरी कहाँ है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है, राजू ने अपनी दरखास्त में कहा है कि भिखारी जो है नन्ना पंडित कभी कभार उसके महल्ले में भीख मांगने के लिए आया करता था और उसकी बीवी से बात करता था। फिर उसके बाद ये बातचीत हो सकता है कि प्यार में बदल गई, और फिर उसने दोनों में फ़ोन पर बातचीत होने लगी। तो ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही जो है तरक्की है, ये हैरत खबर है ये कि जो है आप मतलब है कि अब तक तो जो है भागने वाली खबरें तो बहुत सुनी थी, लेकिन फ़कीर के साथ भागने वाली, भिखारी के साथ भागने वाली एक दिलचस्प खबर यूपी से आई है। तरक्की है साहब। तो बहरहाल योगी के राज में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर आपको सुनाते हुए हम अपना खबर जो प्रोग्राम है खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। वो खबर है फार्मूला ई केस से मुतालिक। ईडी ने KTR से 16 जनवरी को पूछताछ करने का फैसला किया, और इस सिलसिले में समन भी जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने ACB की उनके खिलाफ दर्ज करदा FIR को यानी कालेदम करार देने के लिए दाखिल करदा दरखास्त, यानी KTR ने ये दरखास्त दाखिल की थी, उसे भी खारिज कर दिया है। तो बहरहाल अब KTR की मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो फिर ये यानी रियासत की सियासत में एक बहुत बड़ा एक भौचाल आने वाला है, क्योंकि पहले ही उनकी बहन कविता को गिरफ्तार किया गया था, और फिर वो काफ़ी माह तिहाड़ जेल में रहने के बाद ज़मानत पर रिहा हुई है। अगर अब KTR भी जेल जाते हैं तो क्या सज्जाद साहब इसका सियासी फ़ायदा BRS को हो सकता है? देखिए, सियासी फ़ायदा होने ना होने का मसला तो अब इलेक्शन से जुड़ा है जी। अब आने वाले दिनों में यकीनन पंचायत राज के इलेक्शन भी हैं, मजालिस मुकामी के, बल्दियाती इंतखाबात की भी जो है गूंज सुनाई दे रही है रियासत में। जी। तो यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है अगर KTR की गिरफ्तारी अमल में आती है तो BRS उसका सियासी फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेगी। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि अब KTR की जो है गिरफ्तारी अमल में, अभी तो पूछताछ के लिए बुलाया गया है, गुज़िश्ता रोज़ भी हो गए थे, उन्होंने अपने वकील को भी साथ ले जाने की ज़िद की थी, लेकिन जब वकील को अंदर आने से मना किया गया तो बाहर से ही जो है लौट आए थे, दफ्तर के बाहर ही से। ये खबर भी आम हुई थी। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है
फार्मूला 1 रेस के जो है केस में कुछ ना कुछ तो KTR को मकबूलियत मिल रही है। अब ये मकबूलियत अवामी हमदर्दी में बदलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है मकबूलियत। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल ख़त्म को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़।